नहीं किया? जब सिर्फ श्रुति देशमुख और देवांश कुलकर्णी ही बचे थे, तो मंद रोशनी में श्रुति ने धीरे से पीछे से देवांश की कमर पर हाथ रखा और पूछा, झगड़ा कोई मजाक नहीं है, और वैसे भी रोहन को इतनी बुरी तरह पीटा गया था। क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं होता तो वो इसे छोड़ देता? शायद मैं अब तक पुलिस हिरासत में होता। देवांश ने जवाब दिया। हाँ, ये सच है, श्रुति ने सोचा और सिर हिलाया। बस उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिल में हल्की सी निराशा क्यों थी। रुको, तुम्हें कैसे पता कि रोहन को इतनी बुरी तरह पीटा गया था? अचानक श्रुति को याद आया कि उस दिन देवांश रोहन से नहीं मिला था। क्या तुम लोगों ने यही कहा था? देवांश ने जल्दी से कहा, मन ही मन सोच रहा था कि वो कितनी बड़ी गलती करने वाला था। क्या हम? श्रुति ने कुछ असमंजस में कहा। हाँ, लता ने ऐसा कहा था। देवांश ने कहा, ओह, मैं समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें पता था। अरे, वैसे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम हमेशा लता रेड्डी से अनबन में रहते हो? श्रुति ने सिर हिलाया और फिर अचानक बात लता पर केंद्रित कर दी। सच में? देवांश थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर वापस पूछा। उसे सचमुच लड़की की तर्कबात को समझ पाना मुश्किल लग रहा था। हाँ, बिल्कुल। क्या लता सुंदर नहीं है? स्कूल के कई लड़के उसके पीछे पड़े हैं, और सब लोगों में से सिर्फ तुम ही हो जो हमेशा उससे उलझते रहते हो। श्रुति ने कहा, अरे वो ठीक है, लेकिन उसकी तुलना तुमसे नहीं की जा सकती। देवांश ने अचानक कहा। छी, कितनी मीठी बातें करती हो। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि लता की छाती काफी उभरी हुई है? श्रुति ने देवांश की पीठ पर एक नजर डाली, फिर एक मीठी संतुष्टि का एहसास हुआ और अनजाने में ही अपनी बाह उसकी कमर पर और कस दी। आह! श्रुति की पिछली बात देवांश को सामान्य लगी। आखिरकार वे दोनों बहुत करीब थे और अक्सर एक दूसरे को चिढ़ाते रहते थे। लेकिन उसके बाद अचानक आई इस बात ने देवांश को बिल्कुल चौंका दिया। ये विषय, ये विचारधारा। खांसी क्या है? अपराध बोर्ड, है ना? तुमने जरूर चुपके से लता की छाती देखी होगी, है ना? श्रुति ने देवांश को अचानक खांसते देखा और उसे देखा, जबकि उसकी नाजुक उंगली उसके पेट पर चुटकी काट रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। देवांश सिहर उठा और तुरंत अपना सिर खड़खड़ाने की तरह हिलाने लगा। छी, मानो मैं तुम्हारी बात मान लूं। श्रुति ने फिर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने पूछताछ जारी नहीं रखी। इसके बजाय उसने अपनी नजर अपनी छाती पर गड़ा दी, जो हालांकि अच्छी तरह से विकसित थी, फिर भी लता से एक स्तर पीछे थी। समय उड़ गया और पलक झपकते ही स्कूल शुरू हुए 1 महीना बीत गया। रोहन मल्होत्रा का खतरा टल गया था, इसलिए श्रुति रोज स्कूल के बाद देवांश का इंतजार करने नहीं आती थी। इससे देवांश थोड़ा उदास जरूर हुआ, लेकिन सोचने पर उसे ये सामान्य लगा। आखिरकार वो तीसरे साल की सीनियर थी और स्कूल की रौनक भी, जबकि देवांश अभी पहाड़ से आया नया छात्र था। चूंकि रोहन अब कोई मायने नहीं रखता था, तो वो रोज कक्षा के दरवाजे पर आकर उसका इंतजार क्यों करती? बेशक, चूंकि वे अच्छे दोस्त बन गए थे, वे अब भी समय समय पर साथ साथ स्कूल जाते थे, बस पहले जितनी नियमितता नहीं थी। इस शुक्रवार को देवांश ने घर के काम निपटाने का बहाना बनाकर स्कूल से आधे दिन की छुट्टी ले ली। वो जल्दी वापस गया, अपनी घर की रजिस्ट्री ली और श्वेतागिरी कस्बे के पुलिस स्टेशन में पहचान पत्र के लिए आवेदन किया, क्योंकि शनिवार को पहचान पत्र बनाने की कोई सुविधा नहीं थी। लगभग आधे महीने बाद देवांश को अपना पहचान पत्र मिल गया और फिर वो कुणाल नाम्बियार के साथ बैंक कार्ड लेने के लिए इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया गया। देवांश ने पहली बार किसी बैंक में काम किया था और पहली बार ही उसने कुणाल के प्रभाव का अनुभव किया था। कुणाल की वजह से उसे अपनी पहली ही बैंक यात्रा में वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। बैंक कार हाथ में लेकर श्याम केसरी की जड़ खोदने का समय आ गया था। मालगुडी जिले में आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी के कारण पिछले 1 महीने में देवांश की प्रगति बहुत धीमी रही थी।
इतना कि हर बार जब वो तावीज बनाने का अभ्यास करता तो उसे दोबारा अभ्यास शुरू करने से पहले 4-5 दिन पूरी तरह से आराम करना पड़ता था। ये कुछ ऐसा था जिसे देवांश बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसलिए जैसे ही उसे उस हफ्ते अपना बैंक कार्ड मिला, वो घर वापस चला गया और इंतजार नहीं करना चाहता था। ऊंचे आसमान और साफ हवा वाला एक सुहावना दिन था। सुबह सुबह देवांश ने अपना झोला ओढ़ा, अपनी छोटी कुदाल, लकड़ी काटने वाला चाकू और महुआ शराब की एक बोतल साथ लाई। अपने कैनवास के जूते पहने और श्वेतागिरी पहाड़ी की गहराई में जाने के लिए घर से निकल पड़ा। देवांश के माता पिता शंकर कुलकर्णी और उनकी पत्नी उसके इस व्यवहार के आदी थे और उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। ये पहली बार नहीं था जब देवांश जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए अकेले पहाड़ियों में गया था। श्वेतागिरी पहाड़ी पूर्व से पश्चिम तक 18 मील और उत्तर से दक्षिण तक 9 मील तक फैली हुई थी, जिसका क्षेत्रफल 160 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक था। इसका मुख्य शिखर महादेव पर्वत समुद्र तल से 1008 मीटर ऊंचा था। श्वेतागिरी पहाड़ी का अधिकांश भाग वनों से आच्छादित था। मालगुडी जिले की अर्थव्यवस्था दक्षिणपुर शहर के बाकी हिस्सों की तुलना में औसत ही थी और श्वेतागिरी पहाड़ी ने हाल के वर्षों में ही अपने पर्यटन का विकास शुरू किया था। वास्तव में अधिकांश भाग अविकसित और प्राचीन ही रहे। पहाड़ी के भीतर कुछ ऐसे स्थान भी थे जहां स्थानीय लोग भी नहीं गए थे। कुछ कम ही लोगों द्वारा देखे जाने वाले क्षेत्रों में जहरीले सांप, जंगली सुअर, मोर और अन्य जंगली जानवर और पक्षी देखे जा सकते थे। लेकिन देवांश बचपन से ही अपने गुरु के साथ श्वेतागिरी पहाड़ी पर अक्सर आता जाता रहा था और उसने वहां के लगभग हर कोने में अपने पदचिह्न छोड़े थे। श्वेतागिरी पहाड़ी उसके लिए पिछवाड़े जैसी थी। वो आंखें बंद करके उसमें घूम सकता था। वो आंखें बंद करके भी जानता था कि विभिन्न जड़ी बूटियां कहां मिलती है। देवांश पहले अपने गुरु की समाधि पर गया, उनके साथ महुआ शराब की एक बोतल बांटी, हाल की सभी घटनाओं का जिक्र किया जिसमें उसकी आने वाली योजनाएं भी शामिल थी, और फिर उस जगह की ओर बढ़ा जहां उसकी स्मृति में 1000 साल पुराना जंगली श्याम केसरी उगता था। जैसे ही महादेव पर्वत के गुलाबी बादलों के पीछे से सूरज निकला, उसे ऐसा लगा जैसे कोई विशाल चक्र अपनी सुनहरी किरणों की धारा से समुद्र को बदल रहा हो। शानदार और उत्तेजक, जिससे देवांश, जो कुछ समय से श्वेतागिरी पहाड़ी पर नहीं गया था, सूरज की ओर अपनी बाहें फैलाए बिना नहीं रह सका, मानो उसे गले लगाना चाहता हो। बचाओ, कोई मेरी मदद करो। तभी देवांश ने मदद के लिए एक बेहद धीमी पुकार सुनी। आवाज असल में देवांश के आसपास नहीं थी, लेकिन पहाड़ की शांत सुबह और उसके वर्षों के अभ्यास, जिसने उसकी इंद्रियों को तेज कर दिया था, के कारण वो उसे सुन सकता था, हालांकि वो बहुत धीमी थी। ये सुनकर देवांश का चेहरा थोड़ा बदल गया और वो अपनी बांस की टोकरी पीठ पर लादे आवाज की दिशा में दौड़ने लगा। जंगल से भरी पहाड़ी पर चट्टानों और पत्थरों से भरे देवांश ऐसे चल रहा था मानो समतल जमीन पर चल रहा हो। जब भी शाखाएं उसका रास्ता रोकती तो उसके चाकू का एक तेज झटका उन्हें काट देता, मानो उसके हाथ का चाकू कोई साधारण चाकू न हो, बल्कि कोई दिव्य अस्त्र हो जो लोहे को मिट्टी की तरह चीर सकता हो। जल्द ही पहाड़ की चोटी से नीचे देखने पर एक आकृति पहाड़ की चोटियों पर उछलती और उतरती हुई दिखाई दी, जो पलक झपकते ही किसी चट्टान पर लटके मृग की तरह गायब हो गई। पहाड़ी रास्ते के बीचों बीच एक महिला सड़क के किनारे एक चट्टान पर टिकी हुई थी। वो एक खूबसूरत महिला थी, सुडौल और भरी हुई, गोरी त्वचा और कानों तक लंबे छोटे बाल, सफेद ब्लाउज और बेज रंग की टखने तक लंबी पैंट पहने वो एक चुस्त और कुशल शहरी पेशेवर लग रही थी। लेकिन उस पल उसका चेहरा घबराहट से पीला पड़ गया था और उसका एक हाथ उसके कूल्हे पर कुछ बेचैनी से दबा हुआ था। क्या हुआ? जैसे ही मीरा अय्यर को अपने नितंब के घाव में बढ़ता दर्द, घाव से सुन्नता
और हल्का चक्कर और सीने में जकड़न महसूस होने लगी। उसका दिल और भी घबराने लगा। अचानक उसके पीछे से एक आवाज सुनाई दी, मुझे सांप ने काट लिया है। अपने पीछे से आती आवाज सुनकर मीरा डूबते हुए व्यक्ति की तरह तिनके का सहारा लेकर जल्दी से अपना सिर घुमाकर देखने लगी। हालांकि देखते ही मीरा को गहरी निराशा हुई, क्योंकि वह तो बस एक छोटा लड़का था। नितंबों में सांप ने काट लिया, जरा देखने दो। देवांश कुलकर्णी की निगाहें तेज थी और उसने तुरंत मीरा का हाथ अपने नितंबों पर दबा हुआ देखा, जहां उसके हाथ के ठीक नीचे उसकी बेज रंग की पैंट पर खून का एक हल्का सा धब्बा दिखाई दे रहा था। नहीं, क्या कोई बड़ा आदमी है? अगर नहीं तो श्वेतागिरी हिल रिजॉर्ट वाली सड़क पर जल्दी से जाओ और मदद के लिए पुकारो। क्या तुम श्वेतागिरी हिल रिजॉर्ट को जानती हो? मीरा ये देखकर कि देवांश सिर्फ 16-17 साल का लड़का और लड़का था, ज्यादा सोचे बिना बोल पड़ी जब उसने उसे अपने नितंबों को घूरते और मदद की पेशकश करते देखा। जहां सांप ने तुम्हें काटा है वहां पहले से ही सूजन आ रही है। अगर इसका तुरंत इलाज नहीं किया गया तो ये जानलेवा नहीं होगा, लेकिन काटने वाली जगह के आसपास की मांसपेशी शायद कमजोर होकर मर जाएगी। श्वेतागिरी हिल रिजॉर्ट यहां से कई मील दूर है। मैं वहां जल्दी पहुंच सकता हूं, लेकिन वहां आना जाना इतना तेज नहीं होगा। मैं यहां का ही रहने वाला हूं और आमतौर पर जहरीले सांपों के जख्मों का इलाज कर सकता हूं। देवांश हालांकि अभी जवान नहीं हुआ था, 16 साल का था और मर्द और औरत में फर्क जानता था। उसने थोड़ा भौहें चढ़ाई और फिर मीरा की तरफ देखा। अगर कहीं और होता तो देवांश व्यर्थ बातें नहीं करता और बस उसका इलाज कर देता, लेकिन नितंबों पर जाहिर है उसे पैंट नीचे करनी पड़ी और कुछ जगह जो दिखाई नहीं देनी चाहिए थी उनसे बचा नहीं जा सकता था। और तो और ये औरत जो साफ तौर पर शहर में रहती थी, खूबसूरत भी थी और शालीन भी। उसकी इजाजत के बिना देवांश उसकी पैंट उतारने की हिम्मत नहीं कर सका। ये सुनकर मीरा ने सामने वाली पहाड़ी की ओर जाने वाली घुमावदार पहाड़ी सड़क पर नजर डाली। उसकी आंखों में एक विचारमग्न भाव चमक उठा। उसे पता था कि देवांश सही कह रहा था। उस सुबह श्वेतागिरी हिल रिजॉर्ट से पहाड़ी सड़क पर वो यहां पहुंचने के लिए लगभग आधा घंटा पैदल चली थी। आने जाने में वाकई काफी समय लगता और अब उसके नितंब सुन्न हो रहे थे, यहां तक कि उसकी जांघों तक भी फैल रहे थे। तुरंत इलाज के बिना ये जानलेवा नहीं हो सकता था, लेकिन जैसा कि उस युवक ने कहा था, काटे गए हिस्से की मांसपेशियां क्षीण हो सकती थी और मर सकती थी। अपने शरीर पर मांस का एक बड़ा बदसूरत गड्ढा होने के बारे में सोचकर मीरा डर से सिहर उठी। उसने जल्दी से अपनी नजर वापस देवांश पर घुमाई। अब उसे देखते हुए उसने उसकी पीठ पर दवा की टोकरी और उसकी साफ शांत आंखें देखी, जिससे उसका उस पर भरोसा और बढ़ गया। तो देख लो, और अगर तुम नहीं कर सकते तो कृपया जल्दी से श्वेतागिरी हिल रिजॉर्ट जाओ और मदद के लिए फोन करो। मीरा मामलों को संभालने में एक दृढ़ और मजबूत महिला थी। चूंकि उसे देवांश पर भरोसा था, इसलिए उसने देर नहीं की और समय भी बर्बाद नहीं किया। इसके लिए तुम्हें अपनी पैंट नीचे करनी पड़ेगी, देवांश ने कहा, यह देखकर कि मीरा सचमुच सांप के काटने के इलाज के लिए उसकी मदद चाहती थी। उसे देखते ही उसकी आंखों में एक लहर सी आ गई और उसका युवा ईमानदार चेहरा भी थोड़ा लाल और लाल हो गया। देवांश की बातें लड़खड़ाती और उसका चेहरा लाल होता देख मीरा भी अपना चेहरा शर्माने से नहीं रोक पाई और उसकी धड़कनें थोड़ी तेज हो गई। बीमारी डॉक्टर से नहीं छिपनी चाहिए और आखिर वो तो बच्चा ही था, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात थी। मीरा ने मन ही मन 2 बार ये शब्द दोहराए। धीरे धीरे उसका रंग सामान्य हुआ। फिर उसने अपनी पैंट घुटनों तक नीचे कर ली। ये देखकर देवांश का चेहरा तुरंत लाल हो गया। हालांकि देवांश आखिर एक सीधा सादा और सरल युवक था। उसे जल्द ही अपराध बोध हुआ और उसने जल्दी से अपनी नजर मीरा के उस हिस्से पर घुमाई
जिसे सांप ने काटा था। घाव से खून बहना बंद हो गया था और वो बैंगनी काला हो गया था, सूजन और छालों से घिरा हुआ था, जिनमें खून के छाले भी शामिल थे। तुम्हें एक कोबरा ने काटा था, देवांश ने गंभीरता से कहा। उसके चेहरे पर एक वयस्क जैसा शांत भाव था। ये जरूर कोई कोबरा होगा। मैंने देखा कि सांप का सिर त्रिकोणीय था। अब क्या हुआ? क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? देवांश के शब्दों और उसकी दिखाई गई परिपक्वता ने मीरा को एक पल के लिए भ्रम में डाल दिया। ऐसा लगा जैसे उसके सामने खड़ा आदमी कोई युवा नहीं, बल्कि एक शांतचित्त वयस्क था, जिससे उसकी नजरों में थोड़ा और आत्मविश्वास आ गया। अगर बाद में होता तो तुम्हारे शरीर पर निशान जरूर होते, लेकिन अब कोई समस्या नहीं है, देवांश ने जवाब दिया। सच में? मीरा ने अनजाने में खुशी से पूछा। उसे राहत महसूस हुई। वो वाकई एक बदसूरत निशान के रह जाने से चिंतित थी। कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर दर्द सह लो, देवांश ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। क्या खून निकालने के लिए घाव को चीरना जरूरी है? मीरा ने थोड़ा पीला पड़ते हुए पूछा। विदेश में शिक्षा प्राप्त एक विद्वान और एक विश्वविद्यालय की प्रोफेसर होने के नाते मीरा कई क्षेत्रों में पारंगत थी और सामान्य ज्ञान के बारे में काफी कुछ जानती थी। उन्हें सांप के काटने से निपटने के कुछ तरीके भी पता थे। अगर काटने का निशान कहीं और होता तो वो जहर को फैलने से रोकने के लिए जल्दी से दिल के पास एक पट्टी बांध देती, लेकिन चूंकि वो उसके नितंब पर था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे संभालना है, और उसने बस जहर को ऊपर फैलने से रोकने के लिए उस पर दबाव डाला। इसलिए जब देवांश ने उसे दर्द सहने के लिए कहा तो उसने तुरंत सोचा कि देवांश खून निकालने के लिए घाव को चीर देगा। अगर ऐसा होता तो तुम्हारे शरीर पर अभी भी कुछ निशान रह जाते, और मेरे पास चाकू भी नहीं है। देवांश ने सिर हिलाया। जैसे ही उसने कहा, उसका अंगूठा और तर्जनी मीरा के नितंबों के ऊपरी हिस्से पर दबाव डाल रहे थे, और उसने नीचे की ओर दबाव डाला। मीरा ने देखा कि देवांश अपनी उंगलियों से सीधे उसके नितंबों के ऊपरी हिस्से पर दबाव डाल रहा था। वो उसे रोकने के लिए बोलना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि दो छोटे छिद्रों से धीरे धीरे काला खून रिस रहा है और उनके आसपास की सूजन धीरे धीरे कम हो रही है, उसके नितंबों और जांघों में सुन्नता धीरे धीरे सामान्य हो रही है, तो उसने आज्ञाकारी रूप से अपना मुंह बंद कर लिया। उसकी खूबसूरत आंखें अनायास ही देवांश की ओर देखने लगी। उसे नीचे वाले हिस्से पर ध्यान लगाए। गंभीर और एकाग्र आंखों और माथे पर पसीने की कुछ बूंदें देखकर मानो किसी ने ध्यान ही न दिया हो। मीरा के दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई और वो खुद को उसकी भौहों और माथे से पसीना पोंछने के लिए हाथ बढ़ाने से रोक नहीं पाई। शुक्रिया। मीरा जब और पोंछने के बारे में सोच ही रही थी कि देवांश ने अचानक ऊपर देखा और मुस्कुरा दिया, जिससे उसके सफेद साफ दांतों की एक पंक्ति दिखाई दी। उसकी मुस्कान सच्ची और सरल थी। उसकी आंखें गहरी और साफ थी, जिससे मीरा को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर किसी चीज ने जोर से वार किया हो और वो कुछ खोई हुई सी महसूस कर रही थी। अरे, तुम क्या कर रही हो? जैसे ही मीरा अयर कुछ विचलित और अपने विचारों में खोई हुई थी, उसे अचानक अपने नितंबों पर लगी चोट में ठंडक महसूस हुई। उसके बाद एक तेज दर्द हुआ। पता चला कि देवांश कुलकर्णी ने अचानक अपना मुंह उसके घाव पर लगा दिया था और जोर से चूस रहा था। एक महिला होने के नाते मीरा सहज रूप से चीख पड़ी और देवांश को दूर धकेलने के लिए अपना हाथ उठाया। अभी भी जहर बचा है जिसे निचोड़ना मुश्किल है। जैसे ही मीरा देवांश को दूर धकेलने वाली थी, उसने अपना सिर उठाया, मुंह भर खून जमीन पर थूका और फिर मीरा से कहा। उसके दांत, जो कभी बर्फ जैसे सफेद थे, अब ताजा खून से सने हुए थे, साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसकी आंखें गहरी और साफ थी। मीरा के हाथ हवा में ही जम गए जब उसने उन गहरी साफ आंखों में देखा। एक अवर्णनीय शर्म और कृतज्ञता का भाव महसूस किया। तभी उसे अचानक कुछ एहसास हुआ।
उसने जल्दी से देवांश के मुंह के कोने से खून पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया और बेचैनी से बोली, अरे बेवकूफ, तुम अपने मुंह से जहर कैसे चूस सकते हो? तुम्हें भी जहर लग सकता है। चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। देवांश ने मीरा के जख्म से खून चूसने के लिए फिर से नीचे झुकते हुए कहा, तुम कैसे ठीक हो सकते हो? लोगों के मुंह में आमतौर पर छोटे छोटे घाव होते हैं, ऐसे सीधे मुंह से चूसने से तुम्हें जहर हो सकता है। मीरा ने उसे रोकने के लिए जल्दी से अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, अब शायद कोई और समस्या नहीं होगी। हिलना मत, बस चुपचाप बैठे रहो। मैं सांप के काटने के इलाज के लिए आसपास कुछ जड़ी बूटियां ढूंढने जाता हूं, देवांश ने कहा। वो जानता था कि वो मीरा को अपनी साधना के बारे में नहीं समझा सकता और सिर्फ सांप के काटने से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। उसने मीरा के घाव को देखा और पाया कि उससे निकल रहा खून पहले से ही चटक लाल था, ये जानते हुए कि अब कोई और समस्या नहीं होगी। इसलिए बिना किसी बहस के उसने उसे बस निर्देश दिए और फिर सांप के जहर का इलाज करने वाली जड़ी बूटियों की तलाश में उठ खड़ा हुआ। सावधान रहना, मीरा ने सहज भाव से कहा। उसकी चिंता गायब हो गई जब उसने देवांश को जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए उठते देखा। चिंता मत करो, मैं पहाड़ों में पला बढ़ा हूं। देवांश ने पीछे मुड़कर मीरा को एक हल्की सी मुस्कान देते हुए जवाब दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसकी नजरें बर्फ जैसी सफेद त्वचा पर घूम गई। हालांकि उसने अपना सिर घुमाकर एक क्षणिक झलक ही दिखाई थी। मीरा एक महिला होने के नाते ये देख पाई और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने जल्दी से अपनी पतलून ऊपर खींची और उस हैंडबैग को भी उठाया जो उसके बगल में गिर गया था, ताकि उस नाजुक जगह को ढक सके। फिर भी वो मन ही मन थूकने से खुद को नहीं रोक पाई। छोटा शैतान। देवांश जल्द ही हाथ में कुछ जड़ी बूटियां लेकर वापस आ गया, जिनके नाम मीरा को याद नहीं आ रहे थे। मीरा को अपने बैग से अपने नितंबों को ढकते देखकर देवांश को वो दृश्य याद आ गया जो जड़ी बूटियां ढूंढते समय उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया। धीमी आवाज में उसने कहा, आंटी, क्या आप एक पल के लिए अपना बैग हटा सकती हैं? मुझे ये जड़ी बूटियां लगानी है, फिर कोई निशान नहीं रहेगा। आंटी, क्या मैं इतनी बूढ़ी हूं? मीरा ने सहजता से जवाब दिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसके गुस्से के बाद देवांश का हैरान और शर्मीला चेहरा, कांपते हाथ देखकर वो खुद को हंसी से लोटपोट होने से नहीं रोक पाई और अपना बैग दूर हटाते हुए बोली, याद रखना, अब से मुझे आंटी नहीं, दीदी कहना। ओह, ठीक है। देवांश ने अजीब तरह से सिर हिलाया और फिर जड़ी बूटियां लगाने के लिए उसके पीछे चला गया। देवांश का शर्मिंदा चेहरा देखकर मीरा शर्माने से खुद को नहीं रोक पाई। सच कहूं तो वो 30 साल की थी और देवांश सिर्फ 16 साल का था। एक अच्छा स्टूडेंट, इसलिए उसे आंटी कहना बिल्कुल सही था। फिर भी किसी वजह से उसे अवचेतन रूप से देवांश द्वारा आंटी कहे जाने से चिढ़ थी। हालांकि उसने कहा था कि वो जड़ी बूटियां लगा रहा है, देवांश ने असल में जड़ी बूटियां खुद नहीं लगाई, बल्कि कई तरह की जड़ी बूटियों को मिलाकर उन पर थोड़ा सा रस टपकाया। बूंदें ठंडी होकर गिरी, जल्दी से उसके घाव और त्वचा में समा गई। बस हो गया। देवांश ने अपने माथे से पसीना पोंछा और राहत की गहरी सांस ली, मानो एक बड़ा बोझ उतर गया हो। जब मीरा ने सुना कि काम हो गया तो उसने भी राहत की गहरी सांस ली और जल्दी से अपनी पैंट वापस पहन ली। जैसे ही उसने अपनी पैंट पहनी, मीरा को अपने पैरों में सुन्नपन या घाव की झुनझुनी का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था कि जहरीले सांप के काटने का इलाज उससे पहले वाले युवक ने ही किया था। अगर वो उस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर न पहुंचता, जहां मदद की पुकार अनसुनी हो जाती और मदद पहुंच से बाहर होती, तो उसके भयानक परिणाम क्या होते, इसका एहसास उसे देवांश की नजरों के प्रति अपार कृतज्ञता और आत्मीयता का एहसास करा रहा था। छोटे भाई, मेरा नाम मीरा अय्यर है और तुम मुझे लिली सिस्टर कह सकते हो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा घर कहाँ है? मीरा ने धीरे से पूछा।
लिली मीरा का उपनाम था, एक स्नेहसूचक शब्द जो केवल उसके माता पिता और करीबी दोस्त ही इस्तेमाल करते थे। देवांश कुलकर्णी। मैं कुलकर्णीवाड़ी में इस पहाड़ी के ठीक नीचे रहता हूं, देवांश ने उत्तर दिया। ओह, कुलकर्णीवाड़ी, मुझे पता है। मुझे कुछ काम है जिनके बारे में मुझे पता लगाना है। क्या आज सुबह तुम्हें कोई जरूरी काम है? अगर नहीं तो क्या तुम लिली सिस्टर को हॉलिडे रिसोर्ट तक छोड़ सकते हो और हम रास्ते में बातें कर सकते हैं? मीरा का दिल उसकी बात सुनकर धड़क उठा और उसने कहा, अगर तुम न भी कहते तो भी मैं तुम्हारे साथ वापस आती। इस छोटे से पहाड़ी रास्ते पर ज्यादातर स्थानीय लोग ही चलते हैं, बाहरी लोग कम ही आते हैं, इसलिए सांपों और कीड़ों का यहाँ छुपना आम बात है। हम स्थानीय लोग डरते नहीं हैं क्योंकि हमें इसका अनुभव है, लेकिन तुम्हारे लिए ये खतरनाक है। अगर रास्ते में फिर कुछ हुआ तो बहुत परेशानी होगी, देवांश ने कहा। शुक्रिया। ये सुनकर मीरा के दिल में एक गर्माहट सी दौड़ गई। सूरज की रोशनी में देवांश के माथे पर अभी भी पसीने की कुछ बूंदें चमक रही थी, जिसे देखकर वो उन्हें पोंछने के लिए अपना हाथ फिर से बढ़ाने से खुद को नहीं रोक सकी, जिससे देवांश को आनंद और बेचैनी का मिलाजुला एहसास हुआ, जिससे वो जल्दी से पीछे हट गया और अपनी आस्तीन का उपयोग करके खुद ही अपने माथे को जोर से पोंछने लगा। क्या बात है? क्या मर्दों और औरतों के बीच ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए? मैं तुमसे बहुत बड़ी हूं, मीरा ने हल्की आंखें घुमाते हुए कहा। सुबह की धूप में एक परिपक्व महिला का आकर्षण और मोहकता, जिसकी तुलना 18-19 साल की एक युवती श्रुति देशमुख नहीं कर सकती थी। देवांश मीरा की बात सुनकर शर्म से लाल हो गया। आप श्वेतागिरी पहाड़ी में पले बढ़े हैं, क्या आपको लगता है कि श्वेतागिरी पहाड़ी खूबसूरत है? मीरा, जो एक विश्वविद्यालय की प्रोफेसर थी और देवांश से काफी बड़ी थी, ने एक पल की छेड़खानी के बाद तुरंत अपना संयम संभाला और चलते चलते अपने बालों को ठीक करते हुए पूछा, बिल्कुल, ये खूबसूरत है। देवांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, लेकिन मैंने सुना है कि पहाड़ों में जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, मीरा ने कहा। उसकी आंखों में थोड़ी सहानुभूति थी, क्योंकि उसने देवांश के पुराने कपड़े और उसकी पीठ पर एक छोटी कुदाल से लटकी बांस की टोकरी देखी, जिससे साफ जाहिर था कि वो जड़ी बूटियां इकट्ठा करने आया था। शहर में उसकी उम्र के किसी व्यक्ति को सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होता है, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। पहाड़ों में खतरों की तो बात ही छोड़िए। हाँ, देवांश ने उसकी बात मानते हुए सिर हिलाया। श्वेतागिरी पहाड़ी देहात में थी, पूरे मालगुडी जिले का सबसे गरीब इलाका, खासकर वे पहाड़ी गांव जो अभी तक सड़कों से नहीं जुड़े थे, जहां जिंदगी और भी मुश्किल थी। श्वेतागिरी पहाड़ी पर पर्यटन की सुविधा से संपन्न उसका अपना कुलकर्णीवाड़ी इन सालों में अपेक्षाकृत बेहतर जीवन जी रहा था। क्या आपको लगता है कि अगर जिला पूरी श्वेतागिरी पहाड़ी को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करता है तो ये अच्छी बात होगी या बुरी? मीरा अय्यर ने अचानक देवांश कुलकर्णी से पूछा, जिसने अपना सिर नीचे कर लिया था। लेकिन जैसे ही सवाल उसके होठों से निकला, मीरा खुद को रोक नहीं पाई और धीरे से अपना सिर हिला दिया और मन ही मन सोचने लगी कि आखिरकार वो तो सिर्फ 16-17 साल का लड़का है, वो उससे किस तरह के जवाब की उम्मीद कर सकती है। हालांकि मीरा को आश्चर्य हुआ जब उसके सामने खड़े युवक के चेहरे के भाव विचारशील और गंभीर हो गए। काफी देर बाद वह एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, अगर मैं यहाँ अकेला रहता तो श्वेतागिरी पहाड़ी के मूल और सुंदर दृश्यों को संरक्षित करना जरूर पसंद करता, बजाय इसके कि इसे पर्यटन क्षेत्र में विकसित किया जाए। लेकिन समय बदल गया है, पहाड़ों में बहुत से लोग फंसे हुए हैं और बाहर नहीं निकल सकते। उनकी जिंदगी बाहरी दुनिया से और भी पीछे छूटती जा रही है। अगर श्वेतागिरी पहाड़ी को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाता तो कई पहाड़ी गांव हमारे कुलकर्णीवाड़ी की तरह पर्यटन विकास का लाभ उठा सकते थे। लेकिन एक बार विकसित हो जाने पर ये पेड़ पौधे, ये फूल पौधे, तरह तरह के जंगली जानवर और सांप और यहाँ की शांति। देवांश के चेहरे पर भारीपन और अनिच्छा का भाव आ गया। वो बचपन से यही पला बढ़ा था और हर पौधे
और पेड़ के लिए उसकी गहरी भावनाएं थी। वो नहीं चाहता था कि कोई शांति को भंग करे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ और ज्यादा पढ़ा, देवांश को एहसास हुआ कि पहाड़ों में रहने वालों को जीने की जरूरत है और शहरों में रहने वालों को मौज मस्ती करने के लिए जगहों की जरूरत है। बस समय की बात थी कि पूरी श्वेतागिरी पहाड़ी एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित हो जाएगी। हालांकि वो नहीं जानता था कि उसके सामने खड़ी महिला कौन है, फिर भी वो अंदाजा लगा सकता था कि वो श्वेतागिरी पहाड़ी के विकास से जुड़ी होगी, वरना ऐसी महिला जिसका स्वभाव इतना सुंदर और स्टाइलिश और जो किसी शहरी महिला जैसी सुसंस्कृत हो, अचानक यहां क्यों प्रकट होती? देवांश गलत नहीं था। मीरा मालगुडी जिले और दक्षिणपुर शहर के पर्यटन ब्यूरो द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों में से एक थी। श्वेतागिरी पहाड़ी पर पर्यटन विकास के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन मुख्य रूप से उन्हीं का काम था। श्वेतागिरी पहाड़ी के समग्र विकास पर विशेषज्ञों के स्थल निरीक्षण और चर्चाओं को सुगम बनाने के लिए ये बैठक श्वेतागिरी हिल रिजॉर्ट में आयोजित की गई थी, जो पहले से ही एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित हो चुका था। मीरा सुबह जल्दी उठ गई थी और श्वेतागिरी हिल रिजॉर्ट से अकेली निकली थी। श्वेतागिरी पहाड़ी के प्राचीन दृश्यों ने उसे इतना मोहित कर लिया था कि वो अनजाने में एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर पहुंच गई, जहां से आगे की घटनाएं घटी। हाँ, ये पेड़ और ये फूल, इतनी निश्चल शांति, इन्हें छोड़ना वाकई मुश्किल है। लेकिन तुम सही कह रहे हो, अगर मेरा बस चले तो मैं इन सबको संरक्षित करना चुनूंगी। लेकिन अगर ये पूरे पहाड़ी इलाके के लोगों के लिए है तो हमें फिर भी विकास ही चुनना होगा। मीरा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। उसकी नजर देवांश की ओर एक अलग ही नजर से देखने लगी। उसे एहसास हुआ कि ये पहाड़ी लड़का आम नौजवान से बिल्कुल अलग था। पाने के लिए छोड़ना जरूरी है, यही जिंदगी है। हर बार इसे परफेक्ट नहीं पाया जा सकता, बस इसे जितना हो सके परफेक्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यही बात श्वेतागिरी पहाड़ी के विकास पर भी लागू होती है। मुझे बस उम्मीद है कि हम इन पेड़ों और पौधों को जितना हो सके संरक्षित कर पाएंगे। देवांश ने सोच विचार करते हुए कहा। तुम्हारी उम्र ही क्या है इतने गहरे विचार रखने के लिए? मीरा ने अनायास ही सिर हिलाते हुए बुदबुदाया, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि वो एक 16-17 साल के लड़के से बात कर रही है, और वो खुद को देवांश की तरफ आंखें घुमाए बिना हंस पड़ी। राघव राव के साथ लंबे समय तक रहने के कारण देवांश ने स्वाभाविक रूप से एक वृद्ध व्यक्ति जैसी विविधता और गहराई का एहसास हासिल कर लिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो अभी भी एक किशोर ही था। इसलिए जब मीरा ने ऐसा कहा तो देवांश थोड़ा शर्मिंदा हुआ और अपनी उम्र के हिसाब से शर्मिंदगी दिखाते हुए शर्म से अपना सिर खुजलाया। दोनों बातें करते हुए चलते रहे और जल्द ही श्वेतागिरी हिल रिजॉर्ट की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर पहुंच गए। श्वेतागिरी हिल रिजॉर्ट यहां से ज्यादा दूर नहीं है। ये सड़क सुरक्षित है और मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे और भी काम है। देवांश ने पहाड़ी के बीचों बीच बने श्वेतागिरी हिल रिजॉर्ट की ओर इशारा करते हुए कहा। शुक्रिया देवांश, मेरी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। मेरी तरफ से एक छोटी सी बात है, इसे स्वीकार करो। देवांश के जाने की आवाज सुनकर मीरा को एहसास हुआ कि वो अनजाने में ही श्वेतागिरी हिल रिजॉर्ट की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर पहुंच गई थी, और उसने जल्दी से अपना हैंडबैग खोला और 100 रुपए के नोटों का एक बंडल निकालकर देवांश के हाथ में थमा दिया। जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, मुझे यही करना चाहिए। देवांश ने जल्दी से हाथ हिलाया और फिर बिना पीछे देखे मीरा के उसे पीछे से पुकारने के बावजूद मुड़ गया। ये देवांश है। मीरा ने देवांश को पलक झपकते ही आंखों से ओझल होते देखा तो उसने अनिच्छा से पैसे रख दिए और रिसोर्ट की ओर चल पड़ी। फिर भी उसके मन में उस युवक की याद ताजा थी जिसने उसकी जान बचाई थी। उसके शरीर के सबसे रहस्यमयी हिस्से को देखा था और हर मोड़ पर एक वयस्क जैसा संयम और धैर्य दिखाया था। मीरा को विदा करने के बाद
देवांश तेजी से उस जगह की ओर बढ़ा जहां श्याम केसरी की जड़ उग रही थी। जल्द ही देवांश एक चट्टान के किनारे पहुंच गया। चट्टान कुछ चीड़ के पेड़ों, तरह तरह के चढ़ने वाले पौधों और फूलों से ढकी हुई थी और उसके नीचे एक गहरी खाई थी। देवांश ने एक बेल पकड़ी और उसके साथ साथ नीचे उतरा। लगभग 50 मीटर नीचे उतरते हुए वो बेल के पत्तों से ढकी एक उभरी हुई चट्टान पर पहुंच गया। उन बेल के पत्तों में श्याम केसरी के पत्ते और कुछ जंगली बेलें भी थी, जिन्हें देवांश ने जानबूझकर उस जगह को छिपाने के लिए दूसरी तरफ मोड़ दिया था। पत्तियों की परतों को अलग करने पर चट्टान की दरार में श्याम केसरी की जड़ें आंशिक रूप से दिखाई दे रही थी, जिनकी उभरी हुई जड़ें एक वयस्क की मुट्ठी से आधी बड़ी थी। दरार में श्याम केसरी को फिर से उगते देखकर ये याद करते हुए कि इसकी कीमत कम से कम 10 लाख थी, देवांश खुशी से फूला नहीं समाया। छोटी कुदाल पकड़े उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। ये तो बस 10 लाख है, क्या इतना परेशान होने लायक है? देवांश ने मन ही मन खुद को कोसा और कुछ गहरी सांसें लेने के बाद उसने अपनी भावनाओं को संभाला और फिर छोटी कुदाल से सावधानी से चट्टान को तराशा। श्याम केसरी की जड़ें चट्टान की दरार में गहराई तक घुस गई थी और काफी मेहनत और पसीने के बाद देवांश ने आखिरकार पूरी जड़ प्रणाली को सही सलामत निकाल लिया। ये 40 सेंटीमीटर लंबा गहरे भूरे रंग का श्याम केसरी था, जिसकी सतह अनियमित थी और जिसका वजन कम से कम 10 किलो था। ये 1000 साल पुराना जंगली श्याम केसरी है। कितने अफसोस की बात है। खैर, एक दिन मैं इसे फिर से पालूंगा। 1000 साल पुराने श्याम केसरी से निकलती खुशबू को सूंघते हुए देवांश इसे बेचने की जरूरत के बारे में सोचकर थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन जल्द ही ये दृढ़ता और मजबूत आत्मविश्वास में बदल गया। उन्होंने श्याम केसरी को एक बांस की टोकरी में रखा, उसे बेल के पत्तों से ढका और बेल के सहारे चट्टान पर चढ़ गए। टोकरी पीठ पर लादे घर लौटते हुए शंकर कुलकर्णी और उनकी पत्नी ने अपने बेटे से ये नहीं पूछा कि उसने उस दिन क्या इकट्ठा किया था। वे जानते थे कि उनके बेटे ने राघव राव से बहुत कुछ सीखा है, जिसमें चिकित्सा ज्ञान भी शामिल है, ऐसी बातें जो वे नहीं जानते थे। जब देवांश लगभग 10 साल का था, तब वही उनके सर्दी जुकाम का इलाज करता था, दवा बनाता था जिससे वे ठीक हो जाते थे। जब देवांश 13 साल का हुआ, तब तक उसने उनके लिए औषधीय मदिरा बनाना शुरू कर दिया था। रोज थोड़ी थोड़ी मदिरा पीने से उन्हें सालों तक सर्दी जुकाम या बुखार नहीं हुआ और वे ज्यादा हृष्ट-पुष्ट और जवान भी दिखने लगे थे। इसलिए जब उनके बेटे की जड़ी बूटियों से जुड़े काम की बात आई, तो वे बहुत आश्वस्त थे और उन्होंने कभी इस पर सवाल नहीं उठाया। बेशक अगर शंकर कुलकर्णी और उनकी पत्नी को पता होता कि उनके बेटे की टोकरी में रखी जड़ी बूटियां लाखों की हैं, तो वे जरूर पूछने से खुद को रोक नहीं पाते। अगला दिन रविवार था। देवांश कुलकर्णी ने मिलेनियम वाइल्ड श्याम केसरी को एक प्लास्टिक बैग में लपेटा, उसे अपने बैग में रखा और फिर हमेशा की तरह दोपहर में मालगुडी जिले के सूर्यपुर कस्बे के लिए ग्रामीण शहरी बस पकड़ ली। हालांकि सूर्यपुर कस्बे लौटने के बाद देवांश चंदन लहरी के घर नहीं गए, बल्कि सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच गए। दक्षिण प्रदेश के विंध्य नगर के लिए ट्रेन का टिकट खरीदने के बाद उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास ही जल्दी से खाना खाया। शाम के लगभग 8 बजे देवांश ट्रेन में सवार हो गए। तब तक कोई बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड ट्रेन नहीं थी, बस एक नियमित ट्रेन थी जो सूर्यपुर कस्बे से विंध्य नगर तक पूरे 12 घंटे का समय लेती थी। इसका मतलब था कि देवांश अगली सुबह 8 बजे तक राज्य की राजधानी विंध्य नगर नहीं पहुंच पाएंगे। मालगुडी जिले के सूर्यपुर कस्बे से आगे कभी न जाने के कारण देवांश ने कभी दक्षपुर शहर भी नहीं देखा था, जो मालगुडी से एक स्तर ऊपर प्रशासनिक शहर है, और अब वो दक्षिण प्रदेश के विंध्य नगरी जाने के लिए अकेले ट्रेन पकड़ने वाला था। ये कहना झूठ होगा कि देवांश घबराया हुआ नहीं था। आखिरकार वो केवल 16 साल का युवक था। दरअसल ये उसका पहली बार ट्रेन में सफर था। शुक्र है
देवांश की मानसिक स्थिति मजबूत थी और उसने जल्दी से अपनी घबराहट संभाली और ट्रेन के चारों ओर देखने लगा। रात की ट्रेन में ज्यादा यात्री नहीं थे। उसके बगल वाली सीट खाली थी और उसके सामने एक युवा जोड़ा फुसफुसा रहा था और गले मिल रहा था, साफ तौर पर प्यार में डूबा हुआ। हालांकि युवा जोड़ा बेफिक्र लग रहा था, देवांश उन्हें इतनी आजादी से गले मिलते देखने का आदी नहीं था और चूंकि देर शाम को बाहर देखने लायक कोई नजारा नहीं था, इसलिए उसने आंखें बंद करके आराम करने का फैसला किया और अपने बैग को गले लगाए, जिसमें सहस्राब्दी के जंगली श्याम केसरी थे। ट्रेन हर स्टेशन पर रुकती थी और लोग लगातार चढ़ते उतरते रहते थे। आखिरकार उसके सामने बैठा युवा जोड़ा उतर गया और दूसरे लोग उनकी जगह ले लिए, लेकिन देवांश ने उन पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार सब अजनबी ही थे और आधी रात हो चुकी थी। इसके अलावा देवांश भी एक नौजवान था, कोई बहुत सुंदर या आकर्षक लड़का नहीं, इसलिए कोई भी उससे बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। देवांश को शांति का आनंद मिला और उसने चूहे के भारतीय घंटे के दौरान साधना के लिए अपने शरीर के अंदर ट्रू क्यूई का संचार भी किया, लेकिन इसका असर बेहद बुरा रहा। आखिरकार उसने हार मान ली और आंखें बंद करके सो गया, क्योंकि उसे अगले दिन आयुष मंदिर में जड़ी बूटियां बेचने के लिए अपनी ऊर्जा और उत्साह बनाए रखना था। हालांकि सहस्राब्दी के जंगली श्याम केसरी में व्यस्त होने और ट्रेन में होने के कारण देवांश की नींद रुक रुक कर आ रही थी। सुबह लगभग 5 बजे तक उसकी नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, क्योंकि यही वो समय था जब वो आमतौर पर सुबह की कसरत करता था। लगभग 6:45 बजे ट्रेन कांचीपुर सिटी के एक स्टेशन पर पहुंची, जो विंध्य सिटी के बगल में था। इस समय यात्रियों की संख्या स्पष्ट रूप से बढ़ गई थी। शुरुआत में कांचीपुर सिटी से 2 महिलाएं एक बच्चे के साथ चढ़ी और देवांश के सामने बैठ गई। कुछ ही देर बाद एक आदमी आया और उसके बगल में बैठ गया। उसके सामने बैठी महिलाओं में से एक काफी जवान लग रही थी, शायद अभी 30 साल की भी नहीं हुई होगी, जबकि दूसरी थोड़ी ज्यादा, लगभग 60 साल की। बच्चा छोटी महिला की गोद में था और 1 साल से थोड़ा ज्यादा का लग रहा था। आमतौर पर इस उम्र का बच्चा गोलमटोल और प्यारा होना चाहिए, लेकिन उसके सामने वाला बच्चा सुस्त और दुबला पतला लग रहा था। उसका पेट थोड़ा सूजा हुआ था, जिससे वो बीमार लग रहा था। युवा मां बच्चे को कोमलता से, दुखी नजरों से कसकर गले लगा रही थी और कभी कभी उसके माथे को चूम लेती थी। उसके बगल में बैठी वृद्ध महिला को समय समय पर खांसी आती रहती थी और उसे सांस लेने में भी कठिनाई होती थी। देवांश के बगल में बैठा आदमी 50 साल का लग रहा था, लेकिन देवांश के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि वो शायद उससे ज्यादा उम्र का होगा। उस आदमी का चेहरा दुबला पतला और जिंदा दिल था। उसका स्वभाव एक परिष्कृत और विद्वान स्वभाव का था, जिससे सहज ही आत्मीयता का भाव पैदा हो गया। मैडम, क्या आपका बच्चा बीमार है? गाड़ी में चढ़ते ही उस आदमी ने पूछा, बीच बीच में उस युवती की गोद में बच्चे की तरफ देखते हुए। आखिरकार वो खुद को और रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, हाँ, मेरे बच्चे को हाल ही में भूख नहीं लग रही है। वो ठीक से सो नहीं पा रहा है और लगातार रो रहा है। ये बहुत परेशान करने वाला है। युवती ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। अच्छा, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं देख सकता हूं? उस आदमी ने कहा, बाद में ये महसूस करते हुए कि उसका प्रस्ताव कितना अचानक लग रहा था, उसने तुरंत एक आश्वस्त मुस्कान के साथ समझाया, कृपया गलत न समझे, मैं पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति का अभ्यासी हूं और ये मेरा बिजनेस कार्ड है। किसी बीमार बच्चे को देखकर मेरा दिल टूट जाता है और ऐसे मामलों में देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने अपनी मदद की पेशकश करने की आजादी ली। हाँ, मैं बस देख लूंगा। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मैं कुछ इलाज की सलाह दे सकता हूं। स्वाभाविक रूप से, चूंकि हमारी मुलाकात भाग्य से हुई है, इसलिए मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। युवती और वृद्ध महिला
उस आदमी द्वारा बच्चे की जांच करने की पेशकश सुनकर शुरू में थोड़ी सशंकित हुई, क्योंकि बच्चों के अपहरण और तस्करी के मामले असामान्य नहीं हैं और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हालांकि उसका स्पष्टीकरण सुनने के बाद उनके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। युवती ने उसका बिजनेस कार्ड लेते हुए माफी मांगते हुए मुस्कुरा भी दिया। बिजनेस कार्ड पर एक नजर डालते ही युवती खुशी से बोली, तो आप दक्षिण प्रदेश के आयुर्वेद एवं पारंपरिक चिकित्सा विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं। ये तो कमाल की बात है। हम दरअसल एक प्रतिष्ठित पारंपरिक चिकित्सा विशेषज्ञ की तलाश में राज्य की राजधानी जा रहे हैं। आप जानते ही हैं, पश्चिमी चिकित्सा सर्दी जुकाम और बुखार जैसी बीमारियों में कारगर होती है, लेकिन मेरे बच्चे जैसी बीमारी के लिए उनके पास ज्यादा उपाय नहीं होते। हमने कांचीपुर शहर के कई चिकित्सकों से सलाह ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए हमने राज्य की राजधानी में ही किसी विशेषज्ञ की तलाश करने का फैसला किया। तो आप प्रोफेसर तरुण अयंगर हैं। मैंने आपकी अच्छी प्रतिष्ठा के बारे में सुना है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने जवान दिखेंगे, बुजुर्ग महिला ने उत्साह से कहा, जब उसने सुना कि वो व्यक्ति दक्षिण प्रदेश के आयुर्वेद एवं पारंपरिक चिकित्सा विश्वविद्यालय का विशेषज्ञ है। वो उत्सुकता से झुककर युवती के हाथ में बिजनेस कार्ड देखने लगी। उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था। अरे बड़ी बहन, आप मेरी बहुत तारीफ कर रही हैं, प्रोफेसर तरुण अयंगर ने कहा, जो उस महिला की तारीफ और अपनी जवानी पर की गई टिप्पणी से थोड़ा आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहे थे। फिर भी उन्होंने तुरंत विनम्रता से जवाब दिया, हाँ, हाल ही में मौसम काफी ठंडा हो गया है और अपने पोते की चिंता में मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मेरा अस्थमा फिर से बढ़ गया है। बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपका भी हालचाल पूछूंगा। प्रोफेसर तरुण अयंगर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरी बीमारी पुरानी है, इसका इलाज मुश्किल है। बुजुर्ग महिला ने कृतज्ञता से भरकर जवाब दिया, अस्थमा का पूरी तरह से इलाज करना वाकई मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका इलाज संभव नहीं है। हिम्मत मत हारिए, पहले मुझे आपके पोते का हालचाल जानने दीजिए। प्रोफेसर तरुण अयंगर ने उन्हें आश्वस्त किया। धन्यवाद प्रोफेसर तरुण, हम आपकी मदद के लिए सचमुच आभारी हैं। दोनों महिलाओं ने कृतज्ञता से अभिभूत होकर कहा, इसका जिक्र मत करो। प्रोफेसर तरुण अयंगर ने विनम्रता से जवाब दिया और फिर युवती से बच्चे को उन्हें सौंपने के लिए कहा। हालांकि जैसे ही बच्चा अपनी मां की गोद से छूटा, वो रोने लगा। इसलिए प्रोफेसर तरुण अयंगर के पास कोई चारा नहीं था कि वो युवती को उसे गोद में लेकर बच्चे की जांच करने दे। प्रोफेसर तरुण अयंगर ने पहले बच्चे की नब्ज देखी और फिर उसकी जीभ की परत की जांच करने में काफी मेहनत की, जो एक छोटे बच्चे के लिए आसान नहीं था, जो बड़ों की तरह आदेश पर अपनी जीभ बाहर नहीं निकालता था, जिससे काफी हंगामा मच गया। बच्चे का मल त्याग और पेशाब कैसा है? प्रोफेसर तरुण अयंगर ने नब्ज देखी, जीभ पर पड़े लेप की जांच की, बच्चे का पेट दबाया, फिर बच्चे की मां और दादी की ओर मुड़कर पूछा। दोनों की हालत ठीक नहीं है, पेशाब पीला है और मल सूखा है, और तो और पिछले 6-7 दिनों से उसे मल त्याग भी नहीं हुआ है। ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, युवती ने कहा। उसकी आंखें लाल हो गई। चिंता मत करो, बच्चों का बीमार होना बहुत आम बात है, प्रोफेसर तरुण ने उसे आश्वस्त किया। फिर पूछा, क्या बच्चा आमतौर पर मां का दूध पीता है या फॉर्मूला? मुझे ज्यादा दूध नहीं आता, इसलिए वो 3 महीने की उम्र से ही फॉर्मूला ले रहा है, युवती ने जवाब दिया। क्या आपने हाल ही में उसका फॉर्मूला बदला है? प्रोफेसर तरुण ने सिर हिलाया और फिर पूछा। हाँ, मेरी एक दोस्त हाल ही में नीदरलैंड से लौटी थी और अपने साथ कुछ फॉर्मूला दूध लाई थी। उसने कहा कि ये अच्छा है, इसलिए मैंने इसे ही शुरू कर दिया। बच्चे को ये बहुत पसंद आया और उसने पहली बार में सामान्य से भी ज्यादा दूध पी लिया, युवती ने जवाब दिया। यही तो समस्या होनी चाहिए। चरक संहिता में कहा गया है कि बच्चों को जरूरत से ज्यादा खाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खाने से तिल्ली को नुकसान पहुंचता है और क्षतिग्रस्त तिल्ली भोजन को पचा नहीं पाती।
बच्चे का पेट और आंतें अभी भी नाजुक होती है। फॉर्मूला बदलने और फिर एक साथ इतना ज्यादा दूध पीने से उसे भोजन प्रतिधारण और अपच हो सकता है। ये काफी आम है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं पाचन क्रिया को बेहतर बनाने, पेट की गर्मी दूर करने और भोजन के ठहराव को दूर करने के लिए एक दवा लिखूंगा। बस दिए गए नुस्खे का पालन करें और उसे कुछ बार दें और वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। प्रोफेसर तरुण ने समझदारी से सिर हिलाते हुए कहा। बोलते बोलते प्रोफेसर तरुण ने अपने साथ लाया हुआ ब्रीफकेस खोला, कागज और कलम निकाली और तेजी से दवा लिखनी शुरू कर दी। लेकिन सामने बैठी दोनों महिलाओं के चेहरों पर निराशा और झिझक के भाव नहीं देख पाए। काफी देर तक चुप रहने के बाद युवती झिझकी और फिर बोली, प्रोफेसर तरुण, हमने पहले भी कांचीपुर शहर में पश्चिमी और आयुर्वेदिक डॉक्टरों से सलाह ली है और उन सभी ने एक ही बात कही थी, पाचन के लिए दवा लिखी थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। ओह, प्रोफेसर तरुण ने थोड़ा असमंजस के साथ अपना सिर उठाया, जो जल्द ही ज्ञान में बदल गया जब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आयुर्वेद पश्चिमी चिकित्सा से अलग है। हर तरह की जड़ी बूटी का संयोजन महत्वपूर्ण है और हालांकि अलग अलग आयुर्वेदिक डॉक्टर एक ही इरादे से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा दी जाने वाली दवा की खुराक में काफी अंतर हो सकता है, जिससे अलग अलग प्रभाव हो सकते हैं। जब प्रोफेसर तरुण ने ये बात कही तो उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ ऐसा किया, जो आश्चर्यजनक नहीं था, क्योंकि वे दक्षिण प्रदेश आयुर्वेद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और राज्य में पारंपरिक भारतीय चिकित्सा के एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे और वहां के आयुर्वेदिक समुदाय में उनका एक ऊंचा स्थान था। स्वाभाविक रूप से एक साधारण आयुर्वेदिक चिकित्सक के नुस्खों की तुलना उनके नुस्खों से नहीं की जा सकती थी। समझाने के बाद प्रोफेसर तरुण ने अपना लिखा नुस्खा बच्चे की मां को सौंप दिया। बच्चे की मां ने कुछ सोचा और फिर मुस्कुराते हुए प्रोफेसर तरुण से माफी मांगी और नुस्खा स्वीकार करने से पहले उन्हें धन्यवाद दिया। बुजुर्ग महिला अभी भी कुछ असहज लग रही थी। उन्होंने नुस्खा लिया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा करते ही उनके चेहरे पर एक जीवंत भाव आ गया और थोड़ी देर झिझकने के बाद उन्होंने कहा, प्रोफेसर तरुण, क्या आप देख सकते हैं कि ये नुस्खा आपके लिखे नुस्खे जैसा ही है? ये कहते हुए बुजुर्ग महिला ने अपने बैग से एक दवा का पर्चा निकाला और प्रोफेसर तरुण को थमा दिया। उसे देखते ही प्रोफेसर तरुण का चेहरा लाल हो गया, क्योंकि वह दवा लगभग वैसी ही थी जैसी उन्होंने लिखी थी। प्रोफेसर तरुण के वर्षों के अनुभव के आधार पर थोड़े बहुत बदलाव के बावजूद असर ज्यादा अलग नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने देखा कि जिस व्यक्ति ने वो दवा लिखी थी वो उनके बचपन का ही एक शिष्य था। ये तो अप्रत्याशित है। प्रोफेसर तरुण ने तुरंत अपनी शर्मिंदगी पर काबू पाया, दवा को ध्यान से देखा और कहा, क्या आपने सचमुच इस दवा का पालन किया और बच्चे को दे दिया और कोई असर नहीं हुआ? कोई असर नहीं। दोनों महिलाओं ने सिर हिलाते हुए एक साथ पुष्टि की। ये तो अजीब है। ये साफ तौर पर अपच के लक्षण है। क्या कोई और छिपी हुई बीमारी हो सकती है? प्रोफेसर तरुण ने उलझन में मन ही मन बुदबुदाया। अपने विचारों में डूबे प्रोफेसर तरुण को एहसास ही नहीं हुआ कि बच्चे की मां और दादी उनके ठीक सामने खड़ी थी। उसकी बातों से मां और दादी इतनी घबरा गई कि उनमें से एक फूट फूट कर रोने लगी, जबकि दूसरी बेचैनी से खांसने लगी। प्रोफेसर तरुण, क्या आपका मतलब है कि मेरे बेटे को कोई गंभीर बीमारी हो सकती है? युवती ने आंसू भरे स्वर में पूछा। उसके आंसू टूटे मोतियों की तरह बह रहे थे। अरे नहीं, मेरा मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। कृपया गलतफहमी न पालें। प्रोफेसर तरुण को तुरंत एहसास हुआ कि उन्होंने गलत कहा है और वे जल्दी से उन्हें आश्वस्त करने लगे। लेकिन एक बार जब शक जड़ पकड़ लेता है तो उसे दूर करना मुश्किल होता है, खासकर जब बच्चा अपनी मां और दादी दोनों की आंखों का तारा हो, जो पहले से ही बेहद चिंतित थी। प्रोफेसर तरुण के शब्दों ने अनजाने में ही उन्हें बुरा सोचने पर मजबूर कर दिया।
चाहे उन्होंने उन्हें कितना भी आश्वस्त करने की कोशिश की। दोनों अभी भी परेशान दिख रहे थे और उनकी आंखें लाल थी। देवांश कुलकर्णी युवा थे और जानते थे कि उनका प्रभाव सीमित है। बहुत कम लोग उनकी बातों को गंभीरता से लेते। इसके अलावा वो अपनी ओर ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। इसलिए जब बच्चे को गोद में लिए 2 महिलाएं उसके पास आई, हालांकि उसने देखा कि बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ है और बुजुर्ग महिला को अस्थमा हो रहा था, फिर भी उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार अगर वे बीमार होते तो स्वाभाविक रूप से डॉक्टर के पास जाते और डॉक्टर उनकी देखभाल करता। एक नौजवान के तौर पर उसे दखल देने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन प्रोफेसर तरुण की हरकतों के बाद देवांश के लिए बच्चे पर ध्यान न देना मुश्किल हो गया। वो भी प्रोफेसर तरुण के साथ चुपचाप बच्चे को देखने लगा। बच्चे के रंगरूप, जीभ की परत और आंखों समेत कई चीजों पर ध्यान देने लगा। शुरू में देवांश इसमें दखल नहीं देना चाहता था और जानता था कि कुछ समय बाद बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा। हालांकि बच्चे की तबीयत और उसकी मां और दादी की बेचैनी देखकर उसने आखिरकार हिम्मत जुटाकर कहा, दरअसल बच्चे की समस्या अपच या खाना न पचने की नहीं है, उसे दिल की बीमारी है। क्या बात कर रहे हो? बच्चे? एक छोटे बच्चे को दिल की कौन सी बीमारी हो सकती है? देवांश के अचानक कहे गए इस वाक्य से प्रोफेसर तरुण चौंक गए और भौहें चढ़ाकर डांटने से खुद को रोक नहीं पाए। इस डांट ने देवांश के अंदर एक आक्रामक गर्व जगा दिया, जिसने बिना किसी कमजोरी के जवाब दिया, इंसान बहुत बुद्धिमान प्राणी होते हैं। 1 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे के भी, कुछ महीने के बच्चे की तो बात ही छोड़िए, अपने विचार और भावनाएं होती हैं। एक छोटे बच्चे को दिल की बीमारी क्यों नहीं हो सकती? प्रोफेसर तरुण के पास शब्द नहीं थे। वो गुस्सा जाहिर करना चाहते थे, लेकिन एक भोले भाले युवक से बहस करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। आखिरकार उन्होंने सिर हिलाया और कहा, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, आपकी सोच में खोट है। प्रोफेसर तरुण का ये जवाब जाहिर तौर पर देवांश की मौजूदगी को सिरे से नकारने जैसा था, जिससे देवांश का गर्व और बढ़ गया। उन्होंने प्रोफेसर तरुण की तरफ देखा और कहा, मैं भी आपसे बहस नहीं करूंगा। अपनी बात कहने के बाद देवांश उन दोनों परेशान महिलाओं की ओर मुड़ा, जो उसकी नासमझी भरी बात से स्वाभाविक रूप से परेशान थी। वे पहले से ही परेशान थी और ये युवक उनके बच्चे की हालत को हल्के में ले रहा था। अगर प्रोफेसर तरुण ने उसे पहले ही डांटा न होता और अगर वे शिष्ट महिलाएं न होती तो अब तक वे देवांश को डांट चुकी होती। आंटी, दादी, क्या मैं पूछ सकता हूं कि बच्चा आमतौर पर किन खिलौनों से खेलता है? देवांश ने महिलाओं के परेशान भावों को नजरअंदाज करते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। टेडी बियर। देवांश कुलकर्णी को उसकी सहज मुस्कान देखकर ऐसा नहीं लगा कि वो कोई विद्रोही युवक जानबूझकर परेशान कर रहा है। युवती एक पल के लिए झिझकी, लेकिन आखिरकार अधीरता से बोली, तो अब टेडी बियर कहाँ है? क्या वो गायब हो गया है? ध्यान से सोचो, बच्चे को असामान्य भूख कब लगी? क्या ये सचमुच तुम्हारे दोस्त द्वारा दिया गया फॉर्मूला दूध पीने के बाद शुरू हुआ था, या टेडी बियर के गायब होने के बाद शुरू हुआ? देवांश मुस्कुराते हुए पूछता रहा। जब देवांश ने टेडी बियर का जिक्र किया तो युवती की गोद में बच्चे की आंखें चमक उठीं और वो थोड़ा संघर्ष करने लगा, जिससे देवांश का आत्मविश्वास बढ़ गया। अब जब तुमने जिक्र किया है तो मुझे याद आया, मेरे दोस्त का दिया हुआ फॉर्मूला दूध पीने के बाद बच्चा 1-2 दिन तो ठीक रहा, लेकिन तीसरे दिन से ही उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसे भूख कम लगने लगी और वो बार बार रोने लगा। मुझे याद है, उस दिन बच्चे के दादा दादी मेरे घर आए थे। दादी ने देखा कि टेडी बियर के बाल झड़ रहे हैं और कहा कि ये बच्चे की सेहत के लिए बुरा है। मैंने भी देखा कि टेडी बियर थोड़ा घिस गया था, इसलिए मैंने उसे यूं ही कूड़ेदान में फेंक दिया। दिन में तो बच्चे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन शाम को रोने लगा। क्या ये सच में उस टेडी बियर की वजह से हो सकता है? जब देवांश ने यह पूछा तो बच्चे की मां और दादी सोचने लगी। यहां तक कि प्रोफेसर तरुण अयंगर की आंखें भी चमक उठीं।
बाल रोग विज्ञान को हमेशा से एक मूक अनुशासन माना जाता रहा है, क्योंकि बच्चे अपनी बात कह नहीं पाते, इसलिए अक्सर बड़े और डॉक्टर उनकी स्थिति का गलत मतलब निकाल लेते हैं। यही एक मुख्य कारण है कि बाल रोग विज्ञान का सही निदान करना मुश्किल होता है। हालांकि देवांश का सवाल थोड़ा अटपटा सा लग रहा था, पर उसमें तार्किकता जरूर थी। तो फिर कोई गलती नहीं है। जब तुम बाद में विंध्य पहुंचो तो उसे वैसा ही एक टेडी बियर खरीद देना और उसकी जिंदगी और भूख वापस आ जाएगी। देवांश ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसके चेहरे पर भी प्रोफेसर तरुण की तरह ही आत्मविश्वास था, पूरी तरह से आश्वस्त। देवांश, एक युवक को इतनी निश्चिंतता और आत्मविश्वास से बोलते देखकर और ये याद करते हुए कि उसका अपना नुस्खा भी पिछले डॉक्टरों के नुस्खे जैसा ही था, प्रोफेसर तरुण अपने अहंकार को ठेस पहुंचाए बिना नहीं रह सके और अचानक बोल पड़े, बच्चे, अगर तुम्हें दवा की समझ नहीं है तो बकवास मत करो और बच्चे के इलाज में देरी मत करो। बच्चे की माँ और दादी, जिन्हें शुरू में देवांश ने समझाया था, फिर से उसकी विश्वसनीयता पर शक करने लगी और प्रोफेसर तरुण के बोलने के बाद उन्हें उसके सुझाव बेतुके लगे। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें शक हुआ, क्योंकि एक तो दक्षिण प्रदेश आयुर्वेद विश्वविद्यालय में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर और चिकित्सा विशेषज्ञ थे और दूसरे एक साधारण वेशभूषा में एक युवक थे जो देखने में थोड़े अपरिष्कृत लग रहे थे। किसी के लिए भी एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ चिकित्सक की बातों के बजाय एक साधारण वेशभूषा में युवक की बातों पर विश्वास करना असंभव था। एक आयुर्वेदिक चिकित्सक को न केवल माता पिता जैसा हृदय चाहिए, बल्कि सीखने के लिए खुला मन भी चाहिए। अगर आप इस बच्चे की बीमारी का इलाज नहीं कर सकते, तो आप दूसरों को सीधे कैसे खारिज कर सकते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं जवान हूं? इसके अलावा बीमारियों का इलाज सिर्फ बातें करने से नहीं होता, बल्कि परिणाम देखने से भी होता है। अगर आप कहते हैं कि आप मेरी कम उम्र की वजह से नुस्खे पर भरोसा करने से हिचकिचा रहे हैं और परिवार को ऐसा न करने की सलाह देते हैं, तो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं सचमुच जवान हूं। लेकिन मैंने तो बस उस महिला को एक टेडी बियर खरीदने का सुझाव दिया था, और अगर मैं गलत भी होता तो भी इससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता। इसकी सीधे निंदा क्यों करें? एक चिकित्सक को ऐसा नहीं करना चाहिए। देवांश ने देखा कि प्रोफेसर तरुण कुछ गुस्से में है और अपना संयम खो रहे हैं, जबकि बच्चे की माँ और दादी को उन्होंने गुमराह किया था, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे को तकलीफ हुई और वो बिना किसी शिष्टाचार के तीखे स्वर में बोले। इस फटकार से प्रोफेसर तरुण स्तब्ध रह गए। उनका चेहरा लाल से पीला पड़ गया। एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और दक्षिण प्रदेश के एक प्रसिद्ध डॉक्टर होने के नाते एक युवा द्वारा इस तरह डांटना, मानो वो एक वरिष्ठ हो और अपने कनिष्ठ को डांट रहा हो, निस्संदेह एक बेहद अप्रिय अनुभव था। उन्होंने तुरंत देवांश पर भड़कना नहीं छोड़ा। ये उनके संयम का प्रमाण था। छोटे भाई, तुम प्रोफेसर तरुण से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? अभी उनसे माफी मांगो। प्रोफेसर तरुण के गुस्से के संकेत देखकर सामने खड़ी दोनों महिलाएं अचंभित रह गई। वे अचानक गुस्से से बाहर आई और जल्दी से देवांश से माफी मांगने का आग्रह किया। हालांकि देवांश रहस्यमयी कलाओं का धनी था और स्वाभाविक रूप से उसमें अभिमान था। साथ ही उसे यकीन था कि प्रोफेसर तरुण के तरीके गलत है। फिर भी वो स्वाभाविक रूप से सलाह नहीं मानता था। प्रोफेसर तरुण के हाथ असहनीय सीमा तक कांपते हुए देख रहा था। तभी देवांश की नजर पास ही एक छोटी बच्ची पर पड़ी जो टेडी बियर के खिलौने से खेल रही थी। उसके अंदर एक हल्की सी हलचल हुई और वो सब कुछ नजरअंदाज करते हुए उठा और उस बच्ची की ओर चल पड़ा। प्रोफेसर तरुण, कृपया नाराज न हो। छोटे लोगों का न समझना स्वाभाविक है। दो महिलाओं को यह देखकर कि उनके बच्चे ने दयालु प्रोफेसर तरुण को परेशान कर दिया है, बहुत पछतावा हुआ। वे बच्चे की बीमारी की चिंता करना भूल गई और प्रोफेसर तरुण को दिलासा देने लगी। ये बस एक अनजान बच्ची है, कोई गुस्सा नहीं, कोई गुस्सा नहीं। प्रोफेसर तरुण दोनों महिलाओं की सलाह सुनकर किसी तरह अपने गुस्से को दबाते हुए हाथ हिलाया, लेकिन उनके चेहरे का पीलापन
उनके अंदर के गुस्से को जाहिर कर रहा था। प्रोफेसर तरुण जब बोल रहे थे, देवांश ने किसी तरह उस छोटी बच्ची को कैंडी देकर फुसला लिया और उसे खेलने के लिए कुछ देर के लिए टेडी बियर दे दिया। देवांश टेडी बियर लेकर अपनी जगह पर लौट आया। फिर प्रोफेसर तरुण के नाराज भाव को नजरअंदाज करते हुए उसने बच्ची की मां और दादी से पूछा, क्या बच्ची का पिछला खिलौना इसी मॉडल का था? दरअसल देवांश के बोलते ही उसे अंदाजा हो गया था कि बच्ची पहले भी इस तरह के टेडी बियर से खेल चुकी है। बच्ची की आंखें चमक उठीं और उसकी ओर हाथ बढ़ाते ही उसके हाथ अचानक मजबूत हो गए। बच्ची को उनकी गोद से छूटने के लिए छटपटाते और अपने हाथ देवांश की ओर बढ़ते देखकर बच्ची की मां और दादी देवांश के सवाल का जवाब देना भूल गई। प्रोफेसर तरुण के चेहरे पर भी अचानक चमक आ गई, क्योंकि तब सबको साफ पता चल गया था कि देवांश के हाथ में खिलौने का असर हो रहा है। लो, ये टेडी बियर तो मेरी बहन का है, तुम थोड़ी देर इसके साथ खेल सकते हो, लेकिन बाद में उसे वापस कर देना होगा। तुम्हारी मां बस से उतरने के बाद तुम्हारे लिए एक और टेडी बियर खरीद सकती है, ठीक है? देवांश ने बच्ची की आंखों को गौर से देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ। सबको हैरानी हुई जब बच्ची देवांश की बात समझ गई। उसने सिर हिलाया और फिर खुशी से टेडी बियर को कसकर गले लगा लिया। अब पहले वाला बेरुखा व्यवहार नहीं दिखा। अजीब बात है, मैंने उसे पहले भी कई खिलौने खरीदे हैं, लेकिन उसे उनमें कभी दिलचस्पी नहीं रही। क्या ऐसा हो सकता है कि युवती हैरानी से ये दृश्य देख रही थी। बस उसकी बात बीच में ही रुक गई, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि ऐसा कहना प्रोफेसर तरुण के लिए अपमानजनक लग सकता है। उसने तुरंत अपने बाकी शब्द वापस निगल लिए। लगता है इस युवक को अनजाने में ही सही जवाब मिल गया। बच्चे की असली समस्या अपच नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। ये सब देख रहे प्रोफेसर तरुण के लिए अब और बहस करना मुश्किल हो गया। अपनी इज्जत बचाने में असमर्थ उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा कि ये एक संयोग था और अपनी इज्जत बचाने के लिए इसे टाल दिया।